तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के डाउनफॉल के बारे में, तो इस वीडियो में हम डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल के बारे में बात करेंगे और इससे हम ये आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि ये शेयर अभी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, तो इस वीडियो का पूरा ध्यान से देखें। तो फ्रेंड हम आ गए स्क्रीनर में। ये स्क्रीनर ऐप में मैंने अभी खोला है। आपके पास अगर पीसी या लैपटॉप है तो आप स्क्रीनर.com में भी जा सकते हैं, और अगर आप एंड्रॉयड में वीडियो देख रहे हैं तो आप स्क्रीनर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये स्क्रीनर में हम यहाँ पे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी यहाँ पे सर्च करेंगे और ये हमारे सामने डिक्सॉन खुल गया। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डिक्सॉन एक ईएमएस कंपनी है और ये हमारे लिए बहुत सारे अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस, मोबाइल फ़ोन्स, टीवी और एसी और फ्रिज वगैरह सारे इक्विपमेंट्स और एलईडी लाइट्स, ये ऐसे इक्विपमेंट्स ये हमारे लिए बनाती है। यहाँ पे अगर इसके बिजनेस सेगमेंट में भी नज़र मान ली जाए तो यहाँ पे मोबाइल डिवीज़न, मोबाइल सेगमेंट में 84% रेवेन्यू सोर्स है इसका। ये अभी लास्ट इन 9th मंथ का यहाँ पे डेटा दिया है, अभी मैंने रिसेंट दिया था, उसमें अप टू ये 89 तक पहुँच चुका है। तो सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स तो इसका मोबाइल से आता है। सेकंड आता है ये कंज्यूमर अप्लायंसेस से, जैसे हो गया टीवी वगैरह, ठीक है, और फ्रिज वगैरह जो है यहाँ पे, ठीक है। फिर होम अप्लायंसेस से भी आता है, वॉशिंग मशीन वगैरह। फिर ये लाइटनिंग प्रोडक्ट भी ये बनाती है, जैसे एलईडी बल्ब, बैटन्स, ठीक है। तो ये इसका बेसिक ओवरव्यू हो गया, ठीक है, कि डिक्सॉन काम क्या क्या करती है। तो अब हम इसके फाइनेंसिस पे नज़र मार लेते हैं। तो अच्छी खासी कंपनी है, अच्छा खासा मार्केट शेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चार्ट देख लेते हैं लास्ट 5 ईयर का। यहाँ पे आपके सामने ये इसके प्राइस का चार्ट है। यहाँ पे ये देख सकते हैं 50 डीएमए लिखा है, 50 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज। ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बनाया हुआ है। तो आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से सुना होगा या बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा कि स्टॉक जब 200 डीएमए के नीचे जाता है तो वो डाउन ट्रेंड में हो जाता है। तो ऑफ कोर्स ये 200 को ब्रेक करते हुए डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे पी रेशियो में क्लिक करें तो यहाँ पे इस तरीके से इसका पी रेशियो अभी करंट में चल रहा है 50 और एवरेज इसका मीडियन पी रहता है 125। तो मतलब ये मीडियन से बहुत ही ज़्यादा नीचे चल रहा है। तो बोल सकते हैं कि स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी हद तक फेयरली वैल्यूड जोन में आ चुकी है, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे मैं ये चार्ट में कर्सर ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ पे पीई के साथ ईपीएस भी बता रहा। तो ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, पीई का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर में कितनी अर्निंग कंपनी को हो रही है, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग मतलब कि जो अर्निंग हो रही है ₹1 की अर्निंग, ठीक है, उसके लिए कितना पे यहाँ पे प्राइस का मतलब जैसे ₹1 की अर्निंग पर शेयर ₹1 का, तो उस ₹1 के लिए कितना प्राइस पे करना पड़ेगा वो हमें पीई बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ईपीएस पीई का आ रहा है तो यहाँ पे इसका मीनिंग होता है कि जैसे यहाँ पे ईपीएस 51.83 और पीई है 113.4। तो इसका मतलब है कि 51.83 रुपए कमाने के लिए हमें 113.4 रुपए हम यहाँ पे इसको प्राइस कर रहे हैं, हम इससे दे रहे हैं, ठीक है। इतना मतलब ₹51 की वैल्यू हमें 113 रुपए दे के मिल रही है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब ये यहाँ पे जो ईपीएस है वो पी के आसपास आ जाए या ईपीएस पी से आगे चले जाए, ठीक है, मतलब बड़ा नंबर हो जाए, तो तब भी हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कंपनी की वैल्यूएशन अब काफ़ी अच्छी खासी जोन में आ चुकी है। क्योंकि जैसे ये है यहाँ पे जैसे ईपीएस दिखा रहा है 142 और पी दिखा रहा है 126.9। इसका मतलब ये है कि जो 142 रुपए की वैल्यू के लिए हम पे कर रहे हैं 126 रुपए, मतलब ज़्यादा वैल्यू के लिए हम पे कम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, ठीक है। और अभी तो अच्छा खासा यहाँ पे डिफरेंस आ चुका है, मतलब 214 रुपए की वैल्यू के लिए हम 50 रुपए पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक तो हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि इस तरीके से ये फेयरली वैल्यूड जोन में ये आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोज एंड कॉन कंपनी के लिखे हैं। यहाँ पे बताया गया है कि अभी 16 गुना 16 टाइम्स बुक वैल्यू में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें अर्निंग इस महीने की जो अर्निंग है वो इसकी प्योर अर्निंग नहीं है, कुछ इंक्लूड करके आई है। प्रमोटर ने होल्डर ने होल्डिंग डिक्रीज करी है। तो फ्रेंड्स, थोड़ी ये वीडियो लेंथी हो रही है और थोड़ा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं अभी रेगुलर वीडियो बनाता नहीं हूँ, मैं फर्स्ट टाइम ही डिटेल वीडियो बना रहा हूँ काफ़ी टाइम बाद।
तो अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो तो उसके लिए पहले ही आपसे सॉरी बोलूँगा। आगे से मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा अपने जो समझाने का तरीका है वो थोड़ा अच्छा करूँ और बेहतर करूँ। उसके अलावा आप कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट है, ये ज़रूर चेक करें। यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट है, इसका फंडा ये है कि जो कंपनी का जो कोर बिज़नेस है, जो कंपनी जिस चीज़ के लिए खुली है, जिसके लिए वो कंपनी बनी है, वहाँ से पैसा आता है कि नहीं आता? जैसे कभी-कभी क्या होता है कि कंपनी क जो कुछ सामान बेच के पैसा ले आती है या कंपनी कहीं से फंड रेज़ करके पैसा ले आती है, तो वो उसके कोर बिज़नेस का पैसा नहीं होता है। कोर बिज़नेस मतलब कि अगर डिक्सन बनाती है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, तो उसके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बेच के जो प्रॉफ़िट होता है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बना रही है, वहाँ से जो प्रॉफ़िट जनरेट हो रहा है, वो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट हो गया। क्योंकि उसका काम ही है इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेज़ हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करना, वो ईएमएस कंपनी है ना? तो इसलिए यहाँ पे ये एक तो पॉज़िटिव होना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट और एक मतलब ये ग्रोइंग होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर से नीचे आते-आते नीचे-नीचे जा रहा है या ये ऊपर-नीचे हो रहा है। पर एक लीनियर वे में ये बढ़ता हुआ दिखना चाहिए आपको, ठीक है? तो इस तरीके से ये ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट हो गया। फिर ये नेट प्रॉफ़िट पे अगर ध्यान दें तो यहाँ पे नेट प्रॉफ़िट ये होता है कि जैसे जब कंपनी कोई होती है तो बहुत सारे कर्ज़ा भी लेती है, तो कर्ज़ा का ब्याज भी देना होता है, ठीक है? उसके अलावा उसके कुछ बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो डेप्रिशिएट होते रहते हैं, उनकी वैल्यू कम होती रहती है। जैसे मशीन कोई ने ली होगी, कटर मशीन ली होगी, तो कुछ टाइम बाद जैसे अभी उसकी वैल्यू 20,000 है, वो कुछ टाइम बाद 2-3 साल बाद वो 15,000 बच जाती है, तो वो डेप्रिसिएशन इस तरीके से वो डेप्रिसिएशन भी कंपनी में होता है, ठीक है? और इंटरेस्ट भी पे करना होता है। तो जी ये इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन ये सब चीज़ें जब निकाल दें, ठीक है? मतलब सारी जो टैक्स वगैरह काट-कूट के जो कंपनी का जो नेट प्रॉफ़िट निकल के आता है, उसको नेट प्रॉफ़िट बोलते हैं। मतलब कि जो सारी की सारी जो डेप्रिसिएशन थे, इंटरेस्ट थे और जो टैक्स वगैरह सब हटा के जो कंपनी के हाथ में जो पैसा बचा, वो हो गया नेट प्रॉफ़िट। अब नेट प्रॉफ़िट भी हमेशा कंपनी का नेट का प्रॉफ़िट पॉज़िटिव होना चाहिए, ग्रोइंग होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए कि जैसे हम हमारी कोई कंपनी है और वो अच्छे से ग्रो कर रही है। जब कोई कंपनी अच्छी चल रही है तो वो एक्सपेंड करना चाहेगी खुद को, है ना? जैसे एक ब्रांच है तो वो चाहेगी कि मैं 2-3 ब्रांच और खोलूँ। लेकिन वो ब्रांच खोलने के लिए कुछ पैसा उसके पास होना तो चाहिए, है ना? तो इसलिए ये पैसा नेट प्रॉफ़िट वाला जो ये चीज़ें हैं, ये वही पैसा है जो उसके हाथ में है। मतलब जिसको वो किसी और जगह इन्वेस्ट कर सकती है, कुछ नई मशीन्स मँगवा सकती है, कुछ भी कर सकती है, अपना एक्सपेंशन कर सकती है। तो इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि कंपनी का आगे अच्छी खासी ग्रोथ हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कंपनी के पास अच्छा खासा कैश पड़ा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी फाइनेंशियल सिस्टम्स होती हैं। अगर मैं कहूँ तो इतनी सारी फाइनेंशियल सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है आपको, बेसिक आपको इसलिए पता होना चाहिए कि जो न्यू-न्यू कंपनियाँ मार्केट में आती है, तो उसमें जिनका मतलब 6 महीने, साल भर जिनको हो रखा है, तो उसका जो है हमें फाइनेंस देख के थोड़ा आइडिया हो पाता है। लेकिन जो पुरानी कंपनी है तो उन उसका आइडिया तो हम चार्ट देख के लगा सकते हैं। क्योंकि मैं भी लगभग 5 साल मुझे मार्केट में काम करते-करते हो गए, तो मैंने एक चीज़ अंडरस्टैंड की है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप एज़ अ इन्वेस्टर देखें या आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, कुछ भी हो, तो चार्ट ट्रेडिंग ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है? अगर आपको चार्ट ट्रेडिंग आती है, चार्ट ट्रेडिंग आपकी अच्छी है, तो आप काफ़ी अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएँगे, आप काफ़ी अच्छे से ट्रेड भी कर पाएँगे, ठीक है? तो अभी हम इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो अब चले जाते हैं चार्ट पे, जो मेरा सबसे फ़ेवरेट है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में ये हम ट्रेडिंग व्यू पे आ चुके हैं। ये ट्रेडिंग व्यू ऐप में मैंने खोला है और ये है डिक्सन का चार्ट। 1 मिनट हाँ, मैं थोड़ा इसको क्लीन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड हमारे सामने डिक्सन का चार्ट है। अगर आप बहुत टाइम से स्टॉक मार्केट में हैं तो शायद आपको ये चार्ट देख के कुछ अजीब नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप नए हैं तो आप जब ये चार्ट खोलेंगे तो ये कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, ये दिखेगा कुछ इस तरीके से देखिए। इस तरीके का चार्ट दिखेगा ये ऐसे आप इसको ज़ूम इन करेंगे जब, इसको और ज़्यादा ज़ूम इन करेंगे, तो इस तरीके का चार्ट आपको आपके स्क्रीन पे दिखेगा। अब इस चार्ट को हम यूज़ ज़्यादा नहीं करते हैं, जो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे काम इन मार्केट में काम कर रहा होगा उसको पता है कि ये इतना यूज़फुल नहीं होता हमें चार्ट रीडिंग में, ठीक है? तो इसलिए इस चार्ट को हम यहाँ पे लॉगरिथमिक में कर देते हैं। इसके अलावा ये परसेंटेज इंडेक्स भी होता है, लेकिन आप इसमें क्लिक करके देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा चार्ट में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, जो अच्छे से उभर के नहीं आता, हम यहाँ पे अच्छे से रीडिंग में हो नहीं पाती है, ठीक है? उसके अलावा ये देखिए यहाँ पे ज़ूम इन, ज़ूम आउट भी इसमें हो नहीं रहा सही से, तो हम चले जाते हैं सीधा लॉगरिथमिक में। ये चार्ट यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मार्केट में काम करते हैं, वो यही चार्ट यूज़ करते हैं। तो आपको इ मुझे लगा आपको थोड़ा ये बता देना चाहिए।
आपकी हेल्प होगी। ऐसी मैं छोटी-छोटी बातें आपको आने वाली वीडियोज़ में बताता रहूँगा, तो आप वीडियोज़ को देखते रहिए। हाँ, मेरा थोड़ा तरीका अभी इतना अच्छा नहीं है बताने का, तो लेकिन मैं आने वाले टाइम में अपना थोड़ा अपने टोन और अपने वर्ड्स को ईज़ी टू अंडरस्टैंडेबल करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो ये आपके सामने चार्ट है। तो फ्रेंड्स ये चार्ट पे अगर आप ध्यान देंगे तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस चार्ट को अगर हम यहाँ पे कैंडल से हटा के लाइन चार्ट कर लेते हैं, तो लाइन चार्ट हमने कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन में आके यहाँ पे पैरेलल चैनल पे अगर क्लिक करें और यहाँ पे एक चैनल क्रिएट करते हैं। ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे पैरेलल चैनल क्रिएट करते हैं इस तरीके से, अब मैंने ये यहाँ पे ही ये पॉइंट क्यों लिया क्योंकि हमें वहाँ मतलब चैनल को इस तरीके से यहाँ पे प्लेस करना है कि ज़्यादातर पॉइंट इसमें टच हो, ठीक है? तो ज़्यादातर पॉइंट इसमें टच होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको इस तरीके से प्लेस किया कि ज़्यादातर पॉइंट ये टच हो रहे हैं। अब मैं इसको नॉर्मल चार्ट में चेंज कर लेता हूँ कैंडल्स में, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करिए। तो फ्रेंड जैसे कि यहाँ पे हमने ये चैनल यहाँ पे अप्लाई कर लिया, तो फ्रेंड्स आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये जो डिक्सॉन का जो चार्ट है, वो एक साइक्लिक पैटर्न में ये अपसाइड जा रहा है। जैसे यहाँ पे हमने चैनल बनाया तो यहाँ पे देखिए ये चैनल के अपसाइड ये टच करके फिर डाउन साइड चैनल टच कर रहा है। फिर अपसाइड चैनल को टच करके फिर डाउन साइड आ रहा है, फिर ये अपसाइड है, अब ये डाउन साइड आएगा। और जिस तरीके से यहाँ पे हम इसका प्रीवियस ट्रेंड देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये कुछ टाइम बिताने के बाद ही ऊपर जाएगा। अगर ये तुरंत ऊपर जाता है तो वो ब्रेकआउट फेलियर ज़्यादा चांसेस होती है और फिर या तो फिर रिटेस्ट में भी आ सकता है। जैसे कोई सडनली स्टॉक ऊपर जाए तो रिटेस्ट के लिए ज़रूर आता है, अगर वो शार्प अप मूव आ रहा है तो। और अगर ये वेट करके ब्रेकआउट देगा तो ये सस्टेन करेगा और बहुत ही अच्छे से अप मूव दे सकता है। और फ्रेंड्स ये मैं आपको बस नॉलेज पर्पज़ के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। ये मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी मैं सेबी रजिस्टर हूँ नहीं, आगे हो जाऊँगा देन मैं आपको खुद ओपनली रिकमेंड कर पाऊँगा, बट अभी मैं आपको ये नॉलेज के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको हेल्प मिले। बाकी आपकी अपनी रिसर्च से आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है? बट यहाँ पे जो भी मैंने अपनी नॉलेज आपसे शेयर करी, ऐसी मैं आपसे छोटी-छोटी चीज़ें आगे भी शेयर करता रहूँगा, तो आप मेरे से जुड़े रहें। तो